चलिए, तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो है नारायण जिले के बारे में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नारायणपुर जिले से है, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में समझना है हमको, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इसके ऐतिहासिक घटनाओं के बहुत जो जानकारी है वो प्राप्त नहीं होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इतिहास में, ठीक है, और संस्कृति में काफी समृद्ध जिला है, परंतु इसके इतिहास के होने में, यानी कि जैसे नारायणपुर जिले का नामकरण कैसे हुआ, इसका प्रॉपर तरीके से जो है कोई जानकारी नहीं मिल पाती है इसमें, कि नारायणपुर जिला क्यों कहा गया इसे, ठीक है। लेकिन अब कई बार जो है हमारे सामने ये बात आती है कि इसका अर्थात रूप क्या होना चाहिए, या नारायणपुर जिला का नामकरण कैसे हुआ है, ठीक है। तो एक बात समझिएगा पहले तो, कि नारायणपुर जो जिला है आपका, ठीक है, नारायणपुर जो जिला है, अगर हम इसके इतिहास की बात करें या फिर इसके संबंध में बात करें, तो सीधे सा बात आता है, याद रखिएगा इसका नामकरण कैसे हुआ है। तो हम एक सामान्य नाम की जो बात करते हैं कि नारायण, जिसका अर्थ होता है ना। एक सीधी सी बात याद रखिएगा, जो समान सार्थक शब्द जो निकल कर आता है, नामकरण सार्थक शब्द निकल कर आता है। नारायण का अर्थ क्या है? विष्णु। और वही पूर का अर्थ क्या होता है? शहर, ठीक है। तो ये माना गया कि यह जो है विष्णु जी का शहर है, ठीक है। तो इसका नामकरण हुआ है नारायणपुर के नाम से। अब हम इसके स्थापना की बात करें या फिर इसके संबंध में बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो 11 जुलाई 2007, ठीक है, 2007 को जो है इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। किस जिले से हुई है? तो इसका मातृ जिला या मदर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका बस्तर जिला है, ठीक है। तो बस्तर जिला के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि बस्तर जिले के तौर पर जो है इसी के हिस्से से बना है आपका नारायणपुर क्षेत्र, ठीक है। अब वापस इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए हम देखेंगे, इसका मैप थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, दक्षिण क्षेत्र की बात करें, ये साउथ पार्ट है इसका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और अगर हम हर जिले को देखें तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि पहले जो हुआ करता था ना, पहले कुछ इस तरीके ये पूरा हिस्सा जो है, अगर आप जिलों को देखेंगे तो फॉर एग्जांपल अभी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये केवल क्या है? बस्तर जिला है, जो कि बना आपका 1948 में कांकेर और बस्तर रियासत को मिला करके, ठीक है। जब इसके साथ इसको मिलाया गया तो फिर आपका बस्तर बन गया, लेकिन फिर बस्तर के साथ जो है ना, बस्तर के बंटवारा किया गया, बस्तर को तोड़ा गया या फिर उसका सीमांकन फिर से किया गया, ठीक है। जब सीमांकन किया गया तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, इस तरीके से हम बस समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हिस्सा है वो बन गया आपका कांकेर, बन गया 1998 में, ठीक है। और इसी प्रकार से याद रखिएगा, इस तरीके से और एक बंटवारा हुआ, इस बंटवारे में ये हिस्सा बन गया दंतेवाड़ा 1998 में, ठीक है। और बीच का हिस्सा क्या बच गया? बस्तर बच गया, ठीक है, जो कि आपका 1948 में बना। अब होता क्या है कि इसके बाद जो है ना 2007 में, ठीक है, 2007 में एक बदलाव किया जाता है, ठीक है। और ये बदलाव ऐसा होता है, देखिएगा, कि यहां से जो है इस प्रकार से एक लकीर खींचकर जो है इसको जोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से ये बन जाता है आपका नारायणपुर। और उसी प्रकार जो है दंतेवाड़ा का भी ये हिस्सा जो है इस तरीके से दंतेवाड़ा का ये जो हिस्सा है इसको इस तरीके से जोड़ते हुए यहां से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। ये बस्तर के पास ऐसा लेके जाते हैं, याद रखिएगा।
तो ऐसे में ये जो हिस्सा बन जाता है वो बन जाता है आपका बीजापुर। तो 2007 में आपका नारायणपुर और ये भी 2007 में तैयार हुआ। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में, इसके बारे में। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि बस्तर का ये जो क्षेत्र है ना, यहां से इसको भी तोड़कर क्या किया गया, कोंडागांव बना दिया गया 2012 में। और उसी प्रकार जो है ये वाला जो हिस्सा तोड़कर देखिएगा, इसको जोड़ते हुए कुछ इस तरीके से, यहां से इसको जोड़ते हुए ऐसा करके इसको अलग करके यहां पर बना दिया गया सुकमा 2012 में। तो इस तरीके से दंतेवाड़ा क्या हुआ, सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये कारण है आपका, याद रखिएगा, इस तरीके से जो है ये बंटवारे हुए पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए तो अब देखिएगा, अगर हम बात करें नारायणपुर जिले के बारे में तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत जो है हम कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर चलेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो देखिए इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इसका मतलब है इसका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, तो सामान्य तौर पर देखिएगा इसके इतिहास में चूंकि दंडकारण्य के क्षेत्र में ये बसा हुआ है। ठीक है, तो दंडकारण्य के क्षेत्र में होने के कारण याद रखिएगा इसका जो प्राचीन काल का समय रहा है, या फिर इस समय में यह जो पार्ट था नारायणपुर, ये रामायण काल और महाभारत काल के अधीन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ये कहें कि प्राचीन काल में ये किसका हिस्सा था, तो रामायण काल और महाभारत काल के साक्ष्य जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसका मुख्य कारण है कि दंडकारण्य के क्षेत्र में होने के कारण। ठीक है, तो दंडकारण्य क्षेत्र में होने के कारण जो है ये रामायण काल में भी यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं और साथ ही साथ आपको महाभारत काल के मिलते हैं। ठीक है, लेकिन समय दर समय जो है अगर आप देखेंगे तो यह क्षेत्र जो है ना, नारायणपुर का जो क्षेत्र है, यहां पर नल वंश का समय रहा, सातवाहन का समय रहा। यानी आप ये कह सकते हैं कि यहां पर नलवंशों ने शासन किया और सातवाहन ने शासन किया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में जो है सोमवंशी शासकों का भी समय रहा है, सोमवंशी शासकों का समय रहा है ये। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जैसे ही 1324 का समय आता है, ठीक है, तो 1324 से आपको पहले मैंने बताया था कि 760 ईस्वी से लेकर जो है 1324 तक में बस्तर के पूरे रियासत के क्षेत्र में या बस्तर के क्षेत्रफल में जो है किसका शासन था, याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको छिन्नक नागवंशी शासकों का समय मिलेगा, छिन्नक नागवंशी शासकों का। ठीक है, कहां पर 760 से लेकर 1324 तक में। और 1324 के बाद जो है आप ये याद रख सकते हैं कि नारायणपुर में किसका शासन हुआ, तो याद रखिएगा काकतीय वंश का शासन बना, जिसमें शासक कौन था, शुरुआती शासक अन्नमदेव। ठीक है, वारंगल के क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र में शासन किया इसने। ठीक है, और इसने सबसे पहला राजधानी बनाया था बस्तर के क्षेत्र को। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नारायणपुर भी जो है बस्तर के क्षेत्र की रियासत में शामिल हुआ था, इसलिए याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको यहां पर ये जानकारी मिलेगी। ठीक है, और बाद में जो है फिर आपको मराठा शासन और उसके बाद जो है आपको अंग्रेजी शासन के बारे में जानकारी मिलती है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप इतना ही याद रखिएगा कि नारायणपुर क्षेत्र जो है सामान्य तौर पर जैसे बस्तर का क्षेत्र चला है, उसी प्रकार से बस्तर के रियासत के में शामिल होने के कारण या बस्तर क्षेत्र में शामिल होने के कारण जो है ये नारायणपुर में भी उसी प्रकार की शासन व्यवस्था चली है जैसा बस्तर में चला है। ठीक है, तो समय दर समय जो भी परिवर्तन बस्तर में होगा, नारायणपुर में इसका असर या प्रभाव जो है बिल्कुल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतना याद रखिएगा इसके लिए। चलिए प्रशासनिक देखिएगा, प्रशासन में क्या है यहां पर, देखिए प्रशासन। तो अब यहां से आपको ना नारायणपुर के बारे में बहुत ज्यादा चीजों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ चीजों में प्रशासन में यहाँ पर सबसे मुख्य बिंदु आता है। कारण यह है कि प्रशासन के अंतर्गत यहाँ पर आप जितने भी चीजों देखेंगे सभी जिलों से बिल्कुल अलग देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, नारायणपुर। ठीक है, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास जनसंख्या है यहाँ पर। ठीक है, पूरे जिले में याद रखिएगा जनसंख्या या पॉपुलेशन जो है
अपने स्तर पर याद रखिएगा 1.38 लाख के आसपास जनसंख्या यहाँ पर एक समय में थी, ठीक है, 1,38,000 के आसपास, ठीक है। इतने कम आप तक अभी तक किसी भी जिले में नहीं पढ़े हैं। सबसे कम पढ़ा है हमने 3 लाख, ठीक है, यहाँ सबसे कम। हाँ, तो याद रखिएगा, तो उस आधार पर समझिए कि ये जो है आपका 1.38 लाख है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। उसी के साथ याद रखिएगा यहां पर साक्षरता की बात करें तो याद रखिएगा 48% जो है यहां पर साक्षरता मिलती है, ठीक है। 48% की साक्षरता यानी लिटरेसी रेट क्या है, 48% है, ठीक है। देखिए प्रशासन में जब भी आप देखेंगे ना इन चीजों को, तो प्रशासन में आपको बहुत सारी परिवर्तन नजर आएगा, ठीक है। अब देखिएगा लिंगानुपात यहां पर कितना है, या फिर सेक्स रेशियो कैसा है। लिंगानुपात 994, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या है, 994 है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि यहां पर जो है शहरीकरण कितना हुआ होगा, तो याद रखिएगा यहां का शहरीकरण जो है ये भी काफी कमजोर मिलेगा आपको, ठीक है। अर्बनाइजेशन कितना हुआ है, तो देखिएगा शहरीकरण 14% के आसपास मिलेगा आपको, ठीक है। अब बात करें यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की या फिर इसके जिला कोड की, तो जिला कोड क्या है यहां का, सीजी, जिला कोड सीजी 21, ठीक है, 21 याद रखिएगा। अब इसी के साथ देखिएगा यहां पर इसका नेशनल हाईवे क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 130D याद रखिएगा, ठीक है। NH 130D जो है यहाँ का, ठीक है, कोंडागांव नारायणपुर वाला जो रूट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर सीमावर्ती जिले कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम सीमावर्ती जिले की बात करें तो सीमावर्ती जिले में आपको मैंने मैप से समझाया था अभी, बस एक लाइन पर तुरंत देखिएगा कि अगर आप नारायणपुर को देखेंगे तो इस तरीके से आपका नारायणपुर है, इस तरीके से आपको नारायणपुर मिलेगा, ठीक है। तो नारायणपुर को टच करता है यहां पर बीजापुर, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो कौन टच करेगा, देखिए अगर आप देखेंगे तो बस्तर का जो क्षेत्र है, ठीक है, और कोंडागांव का क्षेत्र है, तो कोंडागांव का जो क्षेत्र है ना, जैसे मान लेते हैं यहां से ये बस्तर का क्षेत्र है, ये कोंडागांव है, ये वाला हिस्सा है कोंडागांव का, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि बस्तर जो है ना यहां से स्टार्ट होता है, ये बस्तर है, तो बस्तर टच करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। देख लीजिए ये नारायणपुर है, कोंडागांव ये है, तो बस्तर टच नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर टच करता है कौन, कांकेर। तो इस तरीके से याद रखिएगा कितने जिले, 3 जिले। अब सीमावर्ती राज्य की बात करें तो नारायणपुर जो है केवल और केवल याद रखिए किसको टच करता है, महाराष्ट्र को, ठीक है, यानी एक राज्य को टच करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दो बातें याद रखिएगा कि किस राज्य को या किस जिले को टच करता है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार देखिएगा तहसीलों की संख्या क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहां की तहसीलों की संख्या जो है ना 4 है अभी वर्तमान में, लेकिन जब जो है 2011 की जनगणना जब हुई थी तो यहाँ पर 2 तहसील होते थे केवल, ठीक है, एक ओरछा, दूसरा नारायणपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है, तो नारायणपुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम तहसील वाला जिला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार देखिएगा नारायणपुर क्षेत्र में, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन होगा तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी पूछा जाएगा, एक सबसे कम जनसंख्या वाला, दूसरा सबसे कम तहसीलों वाला, ठीक है। ओरछा और नारायणपुर जो है यहाँ के 2 तहसीलें थी पहले, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा यहां पर जैसे देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ना पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ये समझते हैं क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। समझिए 1 किलोमीटर स्क्वायर पर लोगों की रहने का जो स्थिति है उसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर हमारे यहाँ कितने लोग रहते हैं ये मैटर करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 जिले का नाम, एक जांजगीर चांपा का नाम और दूसरा आपको नाम याद रखना है नारायणपुर का, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा जांजगीर चांपा, 420 लोग रहते हैं
एक एरिया में, ठीक है, पर्टिकुलर, हाँ 1 किलोमीटर में, और यहाँ पर 30 लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये दूरी वाला क्षेत्र, या देखिएगा जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है आपका नारायणपुर, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है आपका चापा, ठीक है, जांजगीर चांपा। याद रखिएगा, तो 420 है यहाँ का और इसका है 30, ठीक है, याद रखिएगा। तो 30 लोग जो है ना, पूरे 1 किलोमीटर में सिर्फ 30 लोग रहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मान लीजिए एक परिवार में अगर 5-6 लोग भी हैं, तो सोचिए दूसरा परिवार कितना दूर रहता होगा, ठीक है, सिर्फ 30 लोग हैं। अब 30 लोग के परिवार के हिसाब से 5 परिवार, 1 किलोमीटर में 5 परिवार आपको दिखेंगे, सोच लीजिए, मतलब इधर से 1 किलोमीटर, इधर से 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर हुआ है, अगर एक परिवार यहाँ पर है जिसमें 5-7 लोग रहते हैं, तो दूसरा परिवार यहाँ पर, तीसरा परिवार यहाँ पर, चौथा परिवार यहाँ पर, इस तरीके से 30 लोग जो है रहते होंगे काफी दूरी दूरी पर, यानी एक घर से दूसरे घर जाने में लगेगा फिर टाइम, ठीक है, कि नहीं जाएंगे। और जांजगीर चांपा में एक परिवार यहाँ पर, दूसरा परिवार यहाँ पर, तीसरा परिवार उसी के ऊपर, चौथा परिवार यहाँ पर, है ना। तो ऐसा हो सकता है, याद रखिएगा। तो जनसंख्या घनत्व में बस याद रखना है आपको, जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला है, और दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका नारायणपुर है, ठीक है। चलिए तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया इसी के प्रशासन में, ठीक है। एक जनसंख्या में कमी, दूसरा याद रखिएगा, ठीक है, आपका तहसील में कम तहसील वाला जिला, और तीसरा याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है। चलिए अब देखिएगा विधानसभा क्षेत्र क्या है यहाँ पर, तो याद रखिएगा विधानसभा क्षेत्र है इसका नारायणपुर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका नारायणपुर है, ठीक है। एसटी के लिए आरक्षण है यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए इसके भौगोलिक स्थिति को देखिएगा, ठीक है। देखिएगा ज्योग्राफिकल स्टेटस में, याद रखिएगा ये पार्ट है, इसकी जो भौतिक संरचना है वो है आपके दंडकारण्य का, दंडकारण्य के पठार का भाग है, ठीक है। और वही अगर हम यहाँ पर बात करें यहाँ के चट्टानों की, तो यहाँ मुख्य रूप से कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़, ठीक है। और खनिज की बात करें, याद रखिएगा, तो ये वो क्षेत्र है जहां पर मिलेगा आपको लोहा मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपका लोहा, आयरन जो है सबसे ज्यादा मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है, नारायणपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो खनिज के मामले में यहाँ पर जो है आपको लोहा मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से अगर आप इसको याद रखना चाहें तो 2 बातें से याद रखिएगा, एक आपका छोटे डोंगर क्षेत्र जहां पर ये मिलता है, और दूसरा मिलता है अबूझमाड़ की पहाड़ी में, ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी में लॉस मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो खनिज के बाद देखिएगा इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, तो यहाँ पर जो है लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी, जिसमें याद रखिएगा रेड सैंडी सॉइल जो है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। फसल की बात करें, क्रॉप क्या होता है, तो यहाँ पर जो क्रॉप है वो मोटे अनाज होंगे, मोटे अनाज या मिलेट्स, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मोटे अनाज और मिलेट्स जो है यहाँ पर मुख्य तौर पर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फसल के तौर पर इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके क्षेत्र में जो है कौन सा पहाड़ी क्षेत्र आता है तो 2 पहाड़ी का नाम याद रखिएगा, पहला छोटे डोंगर क्षेत्र, दूसरा याद रखिएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो मुख्य तौर पर जो है नारायणपुर में ये 2 पहाड़ सुनने को मिलेंगे आपको, एक है आपका छोटे डोंगर क्षेत्र और दूसरा अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो नदी कौन सी है, या मुख्य रूप से कौन सी नदी आती है इस क्षेत्र में, तो याद रखिएगा यहाँ पर 3 से 4 नदियों का क्षेत्र मिलता है इस क्षेत्र में, ठीक है। जैसे गुड्रा, निब्रा, ठीक है, और एक नदी जो है यहां से होकर गुजरती है वो है आपका कोटरी, ठीक है। तो ये सारी नदियां जो है यहां से बहती हैं आपके अबूझमाड़ क्षेत्र से, या फिर आप ये कह सकते हैं इन क्षेत्रों से, ठीक है। और यहाँ पर एक नदी और है, याद रखिएगा, जिसका नाम है जाटलूर, इसको मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह के लिए, है ना। तो याद रखिएगा गुड्रा, निब्रा, कोटरी और जाटलूर, ठीक है। जाटलूर जो है ना
यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, यहाँ रखिएगा इस नदी में, ठीक है। तो उनका हैबिटेट जोन है ये। हैबिटेट जोन कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना प्राकृतिक रूप से वो जन्म लेते हैं और इनका क्षेत्रफल यहाँ पर बना हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 3 मगरमच्छ जोन है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से? कोटमी सोनार सबने सुना है आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन उसको कैसे डेवलप किया गया है? अप्राकृतिक, ठीक है, यानी मनुष्य ने बनाया उसको, ठीक है। और 2 हैं आपके प्राकृतिक, यानी हैबिटेट जोन में आते हैं 2 आपके। एक आता है भैंसादरहा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, बस्तर में आपने पढ़ा है, और दूसरा याद रखिएगा नारायणपुर के जाटलू नदी पे है, ठीक है, याद रहेगा। इसी प्रकार देखिएगा इस क्षेत्र में नारायणपुर के बाद जो है नदी के बाद जो है आपको यहाँ पर वाटरफॉल मिलेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम उसको आगे पढ़ेंगे, आपके पर्यटन क्षेत्र में पढ़ेंगे, इतना याद रखिएगा भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। लेकिन भौगोलिक में एक बात और ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में जो बारिश होती है ना, जलवायु वर्षा, है ना, तो याद रखिएगा पूरे छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज्यादा बारिश होती है आपके इस क्षेत्र में, अबुझमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं किसको? अबुझमाड़ को, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, कितनी बारिश होती है? 167 सेंटीमीटर की बारिश होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो अबुझमाड़ में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्र के हिसाब से आपको अबुझमाड़ को टिक करना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देखिएगा इस क्षेत्र में पर्यटन में जाने से पहले इसके अंतर्गत आप देखिएगा तो कुछ ऐसे मुख्य चीजें मिलेंगी, जैसे अगर हम सामाजिक टॉपिक पर लेकर चलें या सामाजिक बातें करें इसमें, तो याद रखिएगा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति स्टेटस, ठीक है। तो बात करेंगे देखिए नारायणपुर के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो सीधी सी बात एक है, जो कि नारायणपुर जो है ये बना है आपके बस्तर क्षेत्र से, ठीक है। तो बस्तर जो है आपका इसी से एक हिस्सा रहा है आपका नारायणपुर। तो ये जो है आपका जनजाति बहुल्य क्षेत्र है। विशेष प्रकार से एक बात याद रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है 42 जनजातियां निवास करती हैं, उनकी 161 उपजातियां हैं, ठीक है। तो उस आधार पर आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इन जनजातियों में भी हमारी सरकार ने जो है कुछ ग्रुप को या कुछ जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, ठीक है। तो ये विशेष पिछड़ी जनजाति के तौर पर आप ऐसा याद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है ये दोनों ने मिलकर अलग अलग जनजातियों को जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, जिनमें एक सामान्य तौर पर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 5 पिछड़ी जनजाति यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो है 5 पिछड़ी जनजातियों को घोषित किया गया है, और वही राज्य सरकार के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा जो है 2 पिछड़ी जनजातियों को जो है विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है, ठीक है। अब इन्हीं के आधार पर आपको यह भी याद रखना है कि जो विशेष पिछड़ी जनजाति में अबुझ माड़िया, ठीक है, अबुझ माड़िया पर जो जनजाति है वह जनजाति जो है मुख्य रूप से निवास करती है कहां पर? नारायणपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो अबुझ माड़िया जनजाति नारायणपुर में निवास करती है, और इसी अबुझ माड़ियाओं या अबुझ माड़िया जनजाति के नाम पर जो है आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी का नाम पड़ा है, ठीक है। मुख्य रूप से इनका निवास क्षेत्र है तो वहां पर उसका नाम पड़ा हुआ है अबुझमाड़ की पहाड़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सामाजिक क्षेत्र के अनुसार, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इन क्षेत्रों में जो है आपको और भी जनजाति जो है आपको यह भी याद रखना है कि अब आपको यहाँ पर और भी जनजातियां निवास करती हैं, जैसे आपका माड़िया, माड़िया जनजाति, हल्बा जनजाति, गोंड जनजाति, है ना, और उसके अलावा जो है धुरवा जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से ये जनजातियां निवास करती है, सामाजिक तौर पर से याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके अलावा जो है अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में जो है यहाँ पर आपको खनिज यहाँ का मुख्य संसाधन है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो है आपको खुरसल घाटी मिलती है, जहाँ पर वन संसाधन के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला है खनिज और दूसरा है आपका वन संसाधन, ठीक है। तो खनिज के तौर पर आप याद कर सकते हैं कि छोटे डोंगर और अबुझमाड़ जो क्षेत्र है आपका, इन दोनों पर लोहा पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपका खुरसल घाटी में सागौन के वृक्ष इंपॉर्टेंट तरीके से पाए जाते हैं, जो कि उच्च किस्म के सागौन वन होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला है आपका खनिज और दूसरा है वन संसाधन, और इसकी आर्थिक स्थिति के लिए जो है आप ऐसा याद कर सकते हैं कि वन संसाधन न केवल सागौन के लिए बल्कि इसके अलावा जो है वनों से प्राप्त जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है,
तो अन्य जैसे कि लघु वनोपज हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार के वनोपज से भी जो है यहाँ की आर्थिक स्थिति को एक भूमिका अदा होती है, या फिर एक भूमिका जो है महत्वपूर्ण तौर पर देखी जा सकती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा वन संवर्धन के बाद जो है, अगर आप यहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात देखेंगे तो हम बात करेंगे यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग यहाँ के मैप को देखते हैं। चलिए, तो देखिएगा बात करते हैं यहाँ के पर्यटन क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इसमें मैप को देखते हैं। देखिएगा इसके आधार पर जो है कि नारायणपुर जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, इसके पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले तो याद रखिएगा इसका जो स्थिति है, नारायणपुर की जो स्थिति है, अगर आप देखेंगे तो बस्तर के जो है पश्चिम में स्थित है ये, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा कांकेर के दक्षिण में स्थित है और बीजापुर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यानी कि तीन तरफ से जो है ये अलग अलग जिलों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मेनली याद रखिएगा कि नारायणपुर जो है, अगर हम देखेंगे तो चूंकि ये बस्तर से बना है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बस्तर को स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। दंतेवाड़ा और बस्तर को स्पर्श नहीं करता है। एक तरफ कोंडागांव है, एक तरफ आपका उत्तर में आपका कांकेर है, और उसके बाद जो है दक्षिण की तरफ जो है आपका बीजापुर क्षेत्र आता है, ठीक है। देखिएगा इसका मुख्यालय है नारायणपुर, ठीक है। और इसकी स्थिति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो ये ज्यादातर करीब है किसी कोंडागांव के क्षेत्र की तरफ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसके रूट देखिएगा, तो इसका जो रूट है आपका NH-130D, ठीक है। तो NH-130D जो है, इसका सीधा सा संपर्क बनता है, याद रखिएगा, नारायणपुर से कोंडागांव क्षेत्र में, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि नारायणपुर से कोंडागांव क्षेत्र में, ठीक है, NH-130D का क्षेत्र है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक SH भी है, लेकिन इससे पहले याद रखिएगा कि नारायणपुर से कोंडागांव NH-130D का क्षेत्र है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इस क्षेत्र में आपको एक ही रूट मिलेगा, नेशनल हाईवे जो है आपका NH-130D है, ठीक है। और नारायणपुर के अगर 2011 के अनुसार देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही तहसील मिलते थे, एक आपका नारायणपुर और दूसरा ओरछा, ठीक है। तो इसलिए जो है उस समय से जो है सबसे कम तहसील वाला यह जिला रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक SH भी है, SH5 जो है इस क्षेत्र में है, ठीक है। लेकिन मेनली आपको याद रखना है NH-130D नारायणपुर से कोंडागांव क्षेत्र, ठीक है। तो मुख्य रूप से देखिएगा इस क्षेत्र में एक SH भी है जो आपका कांकेर के क्षेत्र से आता है नारायणपुर क्षेत्र में, ठीक है, आपका SH5, ठीक है। अब इसके अलावा देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं नारायणपुर क्षेत्र में। मतलब इसकी जो वनों के वन साधन जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र की तरफ जो है आपका जो अबुझमाड़ क्षेत्र है, ठीक है, तो खुरसेल घाटी है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको प्राकृतिक वन संपदा जो है यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब एक तरफ जो है पूरी तरीके से जो है आपका, ठीक है, वन संपदा है, और दूसरी तरफ की बात करें याद रखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा जन बसाव है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है मुख्य तौर पर नारायणपुर, ओरछा, ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों पर मुख्य तौर पर देखने को मिलता है आपके नारायणपुर जिले में, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाओं से जो है ना सरकार हमेशा प्रयास करती है कि उनको सुरक्षित रखा जा सके और उनके कल्चर को आप सेव कर पाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार चाहती है कि आप इस क्षेत्र में बिल्कुल ना जाए। किस क्षेत्र में? तो ये वो क्षेत्र है जिसमें अबुझमाड़ क्षेत्र आता है, खुरसेल घाटी आता है, मगरमच्छ का क्षेत्र है, ठीक है। तो पूरा एरिया आपका यही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। एक है आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी, इस प्रकार से ये पहाड़ी फैली हुई है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं अबुझमाड़ की पहाड़ी। और ये वाला जो हिस्सा है ये खुरसेल घाटी का हिस्सा, इसको बोलते हैं खुरसेल घाटी, खुरसेल वैली, ठीक है। और बाकी जहरी नदियां जो है इस क्षेत्र में देखेंगे आप, तो इसी से जो है इसी क्षेत्र से आपको बाकी नदियां मिलेंगी, जो 3 से 4 नदियां बहती हैं इन्हीं क्षेत्रों में बहती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी नदियां हैं। हालांकि अगर आप नदियों को देखेंगे तो एक नदी जो है ना सबसे किनारे से इस तरफ से होती हुई आती है कांकेर के क्षेत्र से, और ये आपकी कोटरी नदी है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो 3-4 नदियां मिलेंगी इसी क्षेत्र से मिलेंगी, और खुरसेल घाटी के पास से जो है एक नदी बहती है, याद रखिएगा, जो आपकी जाटलूर नदी है, ठीक है। तो जाटलूर नदी जो है खुरसेल घाटी के पास बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है, सभी नदियों पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। ये गुड्रा निब्रा जो है ये सारी जो नदियां हैं, कोंडागांव से जो है एक नदी बहती है बोर्डिंग नदी, ठीक है, नारंगी नदी और बोर्डिंग नदी आपको कोंडागांव के क्षेत्र में मिलेगा, और यहाँ पर गुड्रा निब्रा जो है इस प्रकार की नदियां इन क्षेत्र में बहती है। विशेष प्रकार से गुड्रा और निब्रा को याद रखिएगा,
जाटलूर और कोटरी को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कुछ नदियों का नाम। अब देखिए इसी क्षेत्र में कुछ पर्यटन की बात करते हैं। पर्यटन के नाम पर जो है आपको दो ही तीन चीजें मिलेंगी यहाँ पर, और कुछ बातों का आपको फोकस रखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा वाटरफॉल जो है इन क्षेत्रों में, जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे खुरसल घाटी। ठीक है, उसके अलावा जो है जाटलूर नदी। तो चार ये सीधे से जो है प्राकृतिक रूप से जो है पर्यटन है, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि पूरी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते ये अलाउ है आपको कि अबूझमाड़ में घूमने निकल जाइए आप। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन पर्यटन के नाम पर जो है जो खूबसूरती यहाँ पर है वो इन्हीं चार मुख्य क्षेत्रों पर है। ठीक है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले देखिएगा इस क्षेत्र में कौन कौन से हिस्से हैं। ठीक है, और दूसरा नारायणपुर के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, आश्रम के बारे में। आपको याद होगा जब मैं रायपुर पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पर आश्रम के बारे में मैंने बताया था, विवेकानंद आश्रम के बारे में। ठीक है, तो उसकी दूसरी जो ब्रांच है आप ये कह सकते हैं, या दूसरा जो आश्रम है वो नारायणपुर में स्थापित किया गया है आश्रम। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखिएगा कौन कौन से यहाँ पर वाटरफॉल है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर 4 से 5 वाटरफॉल है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से वाटरफॉल है देखिए, तो इस क्षेत्र में जाएंगे ना तो एक मिलेगा नोगो बाबा। ठीक है, नोगो बाबा याद रखिएगा, नोगो बाबा वाटरफॉल। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पर जो है पिंजाडीन वाटरफॉल मिलेगा। ठीक है, पिंजाडीन वाटरफॉल। ठीक है, उसी प्रकार खुरसेल घाटी पर जो है, खुरसेल नदी पर खुरसेल वाटरफॉल है ना, खुरसेल घाटी पर जो है खुरसेल नदी के पास जो है आपका खुरसेल वाटरफॉल मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार याद रखिएगा दो ऐसे वाटरफॉल है इस क्षेत्र में जो कि आपका चलिए इसके बाद देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट के कुछ इश्यूज के कारण जो है थोड़ा साउंड और कुछ चीजों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो जैसे अभी एक इंटरनेट से आपका जो सिस्टम है डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है ये चार वाटरफॉल। ठीक है, याद रखिएगा नोगो बाबा, पिंजाडीन, कुरसेल और मिल्कुल हंदावाड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी क्या है इसके संबंध में तो देखिए अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है ना, इसके संबंध में आपको 2 से 3 बातें याद रखनी है। अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है, ये वो क्षेत्र है जहां पर राज्य में सर्वाधिक बारिश होती है। दूसरा, यहां पर जनजाति विशेष प्रकार से रहती है, अबूझमाड़िया। तीसरा, यहां पर मुख्य रूप से जो है कौन से वन पाए जाते हैं, सागौन, टिक वन इसे बोलते हैं, टिक फॉरेस्ट। ठीक है, तो टिक फॉरेस्ट जो है यहाँ पर मुख्य रूप से मिलेगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, ठीक है, मतलब आप ये मान के चलिए कि इसकी जो हाईएस्ट हाइट है, ठीक है, हाईएस्ट पिक जो है वो लगभग लगभग 1080 मीटर के आसपास है, याद रखिएगा। आसपास कह रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्टली जो है 1080 मीटर के आसपास। ठीक है, तो ये हाइट में जो है काफी ऊंचा है, इस क्षेत्र का जो हिस्सा है काफी ऊंचा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1080 मीटर जो है इसकी हाईएस्ट पीक आ जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी के लिए सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जनजाति रहती है यहाँ पर, और सागौन वन पाए जाते हैं, और 1080 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, अब देखिए इसी के बाद जो है ना आप खुरसेल घाटी के बारे में पढ़ेंगे। तो खुरसेल घाटी जो है ये जो क्षेत्र है, अच्छा एक बात और, अभी मैं तहसील आपको बताता हूँ कि टोटल तहसील कौन कौन से है इसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन इससे पहले याद रखिए खुरसेल घाटी के बारे में, इसको बोलते हैं माफ कीजिएगा, सागौन वन का क्षेत्र खुरसल घाटी को। और विशेष प्रकार से याद रखिएगा यहाँ पर हाई क्वालिटी के, उच्च किस्म के
उच्च किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में जैसे सागौन वन पाए जाते हैं ना, वैसे प्रकार के सागौन वन यहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो म्यांमार देश जैसा सागौन वन पाया जाता है। साथ ही साथ खुर्जल घाटी के दक्षिण में, याद रखिएगा, एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं जाटुर नदी। यहाँ पर मगरमच्छ का हैबिटेट जोन है, इसे प्रासंगिक जोन कहते हैं या प्रासंगिक क्षेत्र। ठीक है, प्रासंगिक का मतलब होता है नेचुरल तरीके से यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, जाटुर नदी के पास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए नारायणपुर के बारे में कुछ बातों को याद रखिएगा। नारायणपुर के संबंध में यहाँ पर कौन सा आश्रम है, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र में, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण आश्रम, स्वामी रामकृष्ण आश्रम, ठीक है, स्थापित किया गया था। स्वामी रामकृष्ण आश्रम स्थापित किया गया। ठीक है, कब? 1985 में, याद रखिएगा, 1985 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा स्वामी आत्मानंद के द्वारा, जिनके नाम पर अभी स्कूल चलती है ना। तो याद रखिएगा स्वामी आत्मानंद ने जो है स्थापित कराया था 1985 में। ठीक है, इसी प्रकार याद रखिएगा नारायणपुर में जो है ना, सबसे फेमस, पूरे विश्व का फेमस एक मेला लगता है, इसे बोलते हैं मड़ई मेला। ठीक है, याद रखिएगा मड़ई मेला वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, याद रखिएगा, वर्ल्ड लेवल पर फेमस मेला है। ठीक है, पूरे विश्व के लोग जो है यहाँ पर आते हैं मड़ई मेला में। ठीक है, मड़ई मेला भूलिएगा मत कभी भी। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, नारायणपुर में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा काष्ठागार है। ठीक है, लकड़ी का क्षेत्र, याद रखिएगा। अब सागौन वृक्ष ज्यादा मिलते हैं यहाँ पर, तो काष्ठागार पूरे एशिया का सबसे बड़ा काष्ठागार है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे हम लकड़ियों का क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अंतिम बिंदु में एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक नाम याद रखना है जिसका नाम है चेंद्रू मंडावी। ये नाम मत भूलिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में से पूछा गया है, चेंद्रू मंडावी। ठीक है, ये जो व्यक्ति है, या फिर जब आप इसे कह सकते हैं, ये माड़िया जनजाति का संबंधित व्यक्ति है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है इसे जो है ना, ये टाइगर के साथ पला है, बाघ के साथ। ठीक है, इसलिए जो है टाइगर किड के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, टाइगर किड। ठीक है, बस्तर का मोगली भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो समझिएगा कि एक्चुअल में नारायणपुर में जो है ना, गढ़बेगाल जगह, गांव का नाम है गढ़बेगाल गांव, यहाँ का निवासी है नारायणपुर के क्षेत्र में चेंद्रू मंडावी। ठीक है, टाइगर किड के नाम से जाने जाने वाला, या फिर बस्तर का मोगली के नाम से जाने जाने वाला। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना एक फिल्म बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, द जंगल सागा। ठीक है, हॉलीवुड पिक्चर है, याद रखिएगा। ठीक है, द जंगल सागा। ठीक है, मूवी का नाम है द जंगल सागा, और याद रखिएगा इसके डायरेक्टर कौन है, सुना है इनका नाम आपने? ठीक है, आर्ने सक्सडोर्फ। ठीक है, आर्ने सक्सडोर्फ। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, बाय एंड द टाइगर, बाय एंड द टाइगर, बाय। ठीक है, एक्चुअल में इसको हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखते हैं डायरेक्टली, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बॉय एंड द टाइगर। ठीक है, बॉय एंड द टाइगर, याद रखिएगा। तो ये जो है चेंद्रू मंडावी का नाम मत भूलिएगा। ठीक है, और इसीलिए जो है इसे बोलते हैं, हालांकि इसकी मृत्यु जो है 2013 में हो गई थी, याद रखिएगा, 2013 में बीमारी के कारण। ठीक है, लंबे समय तक बीमार होने के कारण जो है। ठीक है, उसके बाद जो है इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसके साथ ये पला था ना, जिस बाघ के साथ ये पला था, साथ में बाघ पला था, उसका नाम टेबू था, याद रखिएगा, उस टाइगर का नाम। ठीक है ना, टेबू। ठीक है, टेबू, याद रखिएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इसे हॉलीवुड का पहला हीरो बोलते हैं बस्तर के लिए, बस्तर का पहला हीरो। ठीक है, हॉलीवुड हीरो, याद रखिएगा, चेंद्रू मंडावी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अंतिम तौर पर देखिएगा, जल्दी से हम देखते हैं इसके तहसीलों के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा 4 तहसील क्षेत्र हैं। ठीक है, आपका एक तहसील है आपका नारायणपुर। ठीक है, दूसरा तहसील है, याद रखिएगा, दक्षिण की तरफ में, यह है आपका ओरछा। तो 2011 में ना 2 ही तहसील थे, याद रखिएगा पहले।
ठीक है। बाद में जो है 4 तहसील हो गए, 2 तहसील और बढ़ गए। ठीक है। जो 2 तहसील और बढ़े हैं उसमें एक नाम है आपका छोटे डोंगर क्षेत्र। ठीक है। ये जो क्षेत्र है आपका छोटे डोंगर क्षेत्र। ठीक है। उसी प्रकार एक है आपका कोहके मेटा। कोहके मेटा, ये 4 तहसील है आपके टोटल, याद रखिएगा नारायणपुर क्षेत्र में। ठीक है। तो नारायणपुर क्षेत्र के लिए इतना आपको याद रखना है। ठीक है। बताइए, आप कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसके अंतर्गत नारायणपुर के लिए। मेटा, हाँ, नारायणपुर का जो जिला है ना, एक्चुअल में ये जो पूरा रेंज है वो पूरा का पूरा 6,640 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है। 6,640 किलोमीटर स्क्वायर पर पूरा एरिया आता है। ठीक है। तो बड़ा एरिया है एक्चुअल में। तो आप इधर ये कह सकते हैं कि पूरा एरिया जो है ना ये वन क्षेत्र में आता है, यहां से पूरा। ठीक है। ये पूरा एरिया जो है वन क्षेत्र के अंदर शामिल है, याद रखिएगा। ठीक है। क्लियर है? चलिए